गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम छोटी कक्षाओं में परिचित हैं। हमने पढ़ा है कि किसी भी भौतिक समस्या को यदि हमें समझाना है तो हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमें सरल रेखीय गति का अध्ययन करना है तो एक विमीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी कण की तल में गति का अध्ययन करना होता है तो हमें द्विविमीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और यदि हमें आकाश में किसी कण की गति का अध्ययन करना है तो हमें त्रिविमीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। जो सरलतम निर्देश तंत्र है वो हमने पढ़ा है, वो कार्तीय निर्देश तंत्र है। इस कार्तीय निर्देश तंत्र की निर्देश अक्षें x, y और z जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। इसमें निर्देश पृष्ठ x बराबर कांस्टेंट जो कि yz प्लेन होता है, zx प्लेन आपका y बराबर कांस्टेंट सरफेस होता है और xy प्लेन z इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस होता है। अब कई भौतिक समस्या ऐसी होती है जहाँ पर कि कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होता। हमें उस केस में वक्ररेखीय निर्देश तंत्रों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्रों में निर्देश अक्षें वक्र होती हैं और निर्देश पृष्ठ भी वक्र होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में जो निर्देश पृष्ठ हैं वो समतल होते हैं। तो यहाँ पर हम एक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र दिखा रहे हैं जिसमें हमारे पास तीन वक्र हैं, u1 वक्र, u2 वक्र और u3 वक्र, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ये बिंदु O मूल बिंदु है जहाँ पर किसी भी कण की गति को प्रेषित करने के लिए प्रेक्षक स्थित होता है। इस बिंदु O पर बिंदु O से खींची गई स्पर्श रेखाएं u1 वक्र पर u1 अक्ष है, u2 वक्र पर u2 अक्ष है और u3 अक्ष पर u3 वक्र पर u3 अक्ष है। इस निर्देश तंत्र में किसी भी कण की गति को हम तीन निर्देशांकों u1, u2 और u3 से रिप्रेजेंट करते हैं। u1, u2 और u3 ये कण की गति के निर्देशांक हैं। इसकी स्थिति सदिश को हम स्थिति सदिश r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस r को लिखने का तरीका है, यदि हम कार्तीय निर्देश तंत्र से कंसिडर करें जिसमें निर्देश अक्ष हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, कण की गति को हम बिंदु x, y, z से निरूपित करते हैं। और इसमें जो निर्देश पृष्ठ है, जैसे ये आपका एक्स वाई तल, तो ये z बराबर कांस्टेंट सरफेस है, yz प्लेन आपका x इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस है और zx प्लेन y बराबर कांस्टेंट सरफेस है। तो यहाँ पर हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक यदि x, y, z हैं तो उसके लिए स्थिति सदिश xi प्लस yj प्लस zk लिखते हैं। और यदि हम कण को अनंत सूक्ष्म विस्थापन दें तो ये हम dr वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर dr को हम लिखते हैं dxi प्लस dyj प्लस dzk। इस निर्देश तंत्र वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में जो स्थिति सदिश है वो लिखा जाता है h1 u1 e1, h2 u2 e2 प्लस h3 u3 e3, जहाँ पर h1, h2 और h3 को स्केल गुणक कहते हैं। स्केल गुणक क्या होता है मैं भी आ रहा हूँ। और जो अनंत सूक्ष्म विस्थापन है इसको लिखते हैं h1 du1
E1 प्लस H2 DU2 E2 प्लस H3 DU3 E3। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है किसमें? वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में। यहाँ पर हम दो महत्वपूर्ण चीजों को डिफाइन करते हैं। वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक आधार सदिश और स्केल गुणक, जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं H1 H2 H3 स्केल गुणक है। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि आधार सदिश क्या होता है और स्केल गुणक क्या होता है। ये दोनों परस्पर किस प्रकार से संबंधित है। हम जानते हैं कि इस निर्देश तंत्र में चूंकि निर्देशांक U1 U2 U3 है, इसलिए कण की स्थिति U1 U2 U3 के साथ परिवर्तित होगी। इसको हम लिखते हैं R इज फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। तो यदि मैं इसमें स्मॉल चेंज देखूं तो इसका मान मैं लिख सकता हूं डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हुए dr बराबर डेल्टा r अपॉन डेल्टा U1 du1 प्लस डेल्टा r अपॉन डेल्टा U2 du2 प्लस डेल्टा r अपॉन डेल्टा U3 du3, जिसको हम समेशन करके लिख सकते हैं बराबर समेशन i इक्वल टू 1 to 3 डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui dui। ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू ui, ये आधार सदिश कहलाता है। डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui बराबर bi को हम आधार सदिश कहते हैं। इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा होती है ui वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश। जैसे फॉर एग्जांपल U1 वक्र पर मैंने ये स्पर्श रेखा खींची, तो इस दिशा में मेरा E1 कैप होगा, इस दिशा में E2 कैप होगा और इस दिशा में E3 कैप होगा। E1 E2 E3 ये U1 अक्ष पर, U2 अक्ष पर और U3 अक्ष पर एकांक सदिश है। तो लिखने का तरीका क्या हुआ? इस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखते हैं ना, r बराबर xi प्लस yj प्लस zj, उसी प्रकार से हम r सदिश को यहाँ पर लिखेंगे h1 u1 e1 प्लस h2 u2 e2 प्लस h3 u3 e3। अब ये जो स्केल गुणक है ये आधार सदिश से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है कि इसका जो परिमाण होता है आधार सदिश का, यही स्केल गुणक कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि bi का जो परिमाण है, ये bi का परिमाण क्या होगा? आपका hi होगा। bi का परिमाण hi होगा, यानी hi बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ bi मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui। ये आधार सदिश की परिभाषा है। स्थिति सदिश में वक्ररेखीय निर्देशांकों के सापेक्ष परिवर्तन की दर, आंशिक परिवर्तन की दर, ये स्केल गुणक कहलाता है। तो आधार सदिश को हम लिख सकते हैं bi बराबर hi मल्टीप्लाइड बाई ei। ei आपका एकांक सदिश है ui वक्र के अनुदिश। इस इक्वेशन को हम dr बराबर डेल्टा r बराबर डेल्टा ui dui आपका जो है किसी भी कोऑर्डिनेट में u1 u2 u3 जो ui एक्सिस है उसके अलोंग विस्थापन है। जो dr का परिमाण है वो रेखा अवयव कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? रेखा अवयव। परिमाण का स्क्वायर करें तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ds स्क्वायर बराबर dr डॉट dr। तो इसको लिखा जा सकता है, एक dr को मैंने लिखा i इक्वल टू 1 to 3 bi dui डॉट समेशन j इक्वल टू 1 to 3 bj duj। तो ये हो जाएगा आपका bi bj सिग्मा ओवर ij dui duj। अब हम जानते हैं कि ये वक्ररेखीय निर्देश तंत्र
इसमें यदि तीनों निर्देश अक्ष हैं, u1 अक्ष, u2 अक्ष और u3 अक्ष, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो bi.bj बराबर 0। तो केवल जो समान इंडिसेज है यानी bi.bi, bj.bj और bk.bk यही एडजस्ट करेंगे, बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए ये जो ds स्क्वायर है इसको हम लिखते हैं समेशन और i, एक इंडेक्स टर्म में लेंगे bi.bi, dui, तो ये हो जाएगा आपका b1 स्क्वायर, du1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, du2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, du3 स्क्वायर। क्योंकि आपका b क्या चीज़ है, h मल्टीप्लाइड बाई e आपका एकांक सदिश है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और अपने पास आ जाएगा ds स्क्वायर इक्वल टू h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर d3 स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम u1 अक्ष के अलोंग एक अल्पांश लें जिसका मान h1 du1 ये अल्पांश आपका h2 du2, ये अल्पांश आपका h3 du3। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट dv बराबर h1 du1 प्लस h2 du2 प्लस h3 du3। यह वॉल्यूम एलिमेंट होगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यदि हम किसी कोऑर्डिनेट सरफेस पर एरिया एलिमेंट निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका u1 u2 पृष्ठ है जो कि u3 इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस है, इस पर यदि मुझे एरिया एलिमेंट निकालना है तो क्या निकलेगा मेरा, u1 u2 वक्र पर एरिया एलिमेंट क्या होगा आपका h1 du1 इंटू h2 du2 बराबर h1 h2 du2 du3। इसी प्रकार से हम दूसरे सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट निकाल सकते हैं। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे लाइन एलिमेंट निकालना है, जैसे अलोंग u1 कर्व निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा ds1 क्या हो जाएगा h1 du1 ds2 h2 du2 और ds3 h3 du3। तो इस प्रकार से हम लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई भौतिक समस्या ऐसी होती है, जैसे अगर आप स्पेस फिजिक्स में जाएं, फॉर एग्जांपल ग्रहों की गति है, तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही की जाती है। जो आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सारी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सूटेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रॉन की गति का वर्णन करना है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसका मोशन क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस के राउंड है, तो मुझे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बीम में जो कि सिलेंड्रिकल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की गति को देखना है तो मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बजाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज़ करने के लिए कभी मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना होता है, कभी मुझे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना होता है। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, इन स्केल फैक्टर्स का मान ज्ञात करते हैं और हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूँगा, x बराबर x u1 u2 u3, y बराबर y u1 u2 u3, z बराबर z u1 u2 u3। जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है उसमें क्या लिखूंगा मैं, अगर उल्टा लिखना है तो u1 बराबर u1 xyz, u2 बराबर u2 xyz, u3 बराबर u3 xyz। तो हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख करके और हम जो स्केल फैक्टर्स है h1 h2 h3 को डिटरमाइन करते हैं
और फिर उसके बाद में हम इनमें पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं, जो आपका एरिया एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट है, इन सब का मान ज्ञात कर सकते हैं।